नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र से पहले सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल गठित होगा। इस माह के अंत तक 10 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने नाम भी तय कर लिए हैं। मुख्यमंत्री के कोरोना से स्वस्थ होते ही शिमला लौटने पर राज्यपाल से समय लेकर मंत्रियों की शपथ की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। उधर धर्मशाला स्थित तपोवन में जनवरी के पहले सप्ताह में विधानसभा का शीत सत्र आयोजित करने की तैयारी है। इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने मंथन करना शुरू कर दिया है। सरकार से सत्र के आयोजन की मंजूरी मिलते ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से समय मांगा जाएगा। इसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। 10 मंत्रियों सहित विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है। इन 12 पदों के लिए सिरमौर, बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सोलन, मंडी, शिमला और कांगड़ा जिला के कांग्रेस विधायकों में मुकाबला चल रहा है। सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान, बिलासपुर से राजेश धर्माणी, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, चंबा से कुलदीप पठानिया, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, मंडी से चंद्रशेखर और सोलन से धनीराम शांडिल का नाम लगभग तय हो चुका है। मुख्य पेच कांगड़ा और शिमला जिला में फंसा है। शिमला जिला से विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और कुलदीप सिंह राठौर, जबकि कांगड़ा से सुधीर शर्मा, चौधरी चंद्र कुमार, संजय रतन और रघुवीर सिंह बाली का नाम चर्चा में है। शिमला और कांगड़ा जिला से दावेदारों की संख्या अधिक है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। पार्टी के पास मुख्य सचेतक और सचेतक के 2 पद भी हैं। यहाँ भी विधायकों की नियुक्ति की जाएगी। मिशन 2024 ने रोके भाजपा कांग्रेस के कदम। नई सरकार को मंत्रिमंडल बनाने, विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष चुनने में लग रहा समय। मौजूदा दौर में हिमाचल के सियासी हालात अलग ही बन गए हैं। सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा के समक्ष बड़ी चुनौती मिशन 2024 है। भले ही प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बना ली हो, लेकिन 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अभी से तैयारी करना चाहती है। यही वजह है कि सरकार बनने के बावजूद मंत्रिमंडल का निर्णय नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान मंत्रिमंडल संतुलन में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ भविष्य को ध्यान में रखकर कैबिनेट विस्तार करना चाह रही है, जबकि प्रदेश कांग्रेस के नेता व विधायक अपनी वरिष्ठता के बूते मंत्रिमंडल में स्थान चाह रहे हैं। यही नहीं, पार्टी के भीतर पुरानी खेमेबाजी भी चुनौती बनी हुई है। उधर विपक्ष भी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों और मद्देनजर आने वाले दिनों में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुनना चाहता है। यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के साथ बैठकें कर रहे हैं। दोनों ही दलों के समक्ष इस समय लोकसभा चुनावों का बड़ा लक्ष्य है। सत्ताधारी दल कांग्रेस को सत्ता में आने के 2 साल बाद ही अपने कम से कम 40 विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को रोकना है, जबकि भाजपा को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्तासीन करने के लिए सभी सीटों पर विजय हासिल करनी है। 180 स्वास्थ्य संस्थान भी होंगे डिनोटिफाई। विभाग ने प्रदेश सरकार को भेजी लिस्ट, जल्द हो सकती है कार्रवाई। हिमाचल सरकार ने अब स्वास्थ्य संस्थानों पर डिनोटिफिकेशन की कैंची चलाई है। बिजली बोर्ड व बागवानी विभाग के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले अपग्रेड हुए स्वास्थ्य संस्थानों को डिनोटिफाई करने के आदेश जारी हो चुके हैं। प्रधान सचिव स्वास्थ्य सुभाषिष पांडा की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। डिनोटिफिकेशन के आदेश जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले अपग्रेड हुए स्वास्थ्य संस्थानों की लिस्ट तैयार कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को 179 स्वास्थ्य संस्थानों की सूची भेजी दी है, जो अप्रैल 2022 के बाद खोले गए हैं या अपग्रेड किए गए हैं। अब अपग्रेड हुए दफ्तर पहले की स्थिति में ही कार्य करेंगे, जबकि नए खोले गए दफ्तरों पर ताले जड़े जा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 179 स्वास्थ्य संस्थानों की सूची में पीएचसी, सीएचसी, एचसी, हेल्थ सब सेंटर, जोनल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और जिला अस्पताल शामिल है। पूर्व की जयराम सरकार के दौरान 8 महीने की अवधि में 25 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड किया गया था। कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्र और पीएचसी नए खोले गए थे। इसमें 8 से ज्यादा संस्थान सीएचसी के रूप में अपग्रेड किए गए थे, लेकिन इन सभी को अब बंद कर दिया गया है। अब चाहे अस्पताल हो या स्वास्थ्य उपकेंद्र, सभी अब पूर्व की स्थिति में ही काम करेंगे। वहीं उन्हें अपग्रेड करने के लिए कोई नई भर्तियां भी नहीं की गई थी, इसलिए स्टाफ को युक्तिकरण के जरिए पूर्व की स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाएगा। महाधिवक्ता अनूप रतन बोले, त्वरित न्याय दिलाने को बदली जाएगी व्यवस्था।
अधिवक्ता अनूप रतन ने बुधवार को प्रदेश के 17वें महाधिवक्ता का संवैधानिक पद संभाला। सबसे कम उम्र में इस पद को संभालने वाले वे दूसरे महाधिवक्ता बने हैं। इससे पहले संजय करोल को सबसे कम उम्र में महाधिवक्ता बनाया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को न्याय दिलाने से अधिक कोई और प्राथमिकता नहीं हो सकती। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिस पद का दायित्व उन्हें दिया गया है उसका निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। महाधिवक्ता कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय है। कोर्ट के समय को छोड़कर कभी भी उनसे संपर्क साधा जा सकता है। महाधिवक्ता अदालत और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करता है। उन्होंने आम जनता को आश्वासन दिया है कि किसी भी स्तर पर वे जनता के काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वे अदालत का मामला हो या फिर सरकार का। वे वर्ष 1998 से हिमाचल हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने 10 वर्ष तक भारत सरकार की ओर से हाई कोर्ट के समक्ष पैरवी की। पूर्व कांग्रेस सरकार में वे अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने नगर परिषद डलहौजी, माता चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट और मार्केटिंग बोर्ड की ओर से पैरवी की। कहा कि हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने अधिकारों के हनन को रोकने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि महाधिवक्ता कार्यालय पूरी कोशिश करेगा। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए महाधिवक्ता कार्यालय की ओर से पैरवी करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 28.5 लाख लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज नहीं लगाई है। सरकार ने 52 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा था। इनमें महज 23.5 लाख लोगों ने ही वैक्सीन लगाई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ली है, लेकिन तीसरी डोज लगाने के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वैक्सीन लगाने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन के पास 1 लाख डोज है। अगर लोग वैक्सीन लगाने के लिए भी आगे आते हैं तो केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन मांगी जाएगी। एनएचएम के निदेशक हेमराज बैरवा ने कहा है कि हिमाचल में अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। अस्पतालों में मामले पहुंच रहे हैं। इस बीमारी के प्रति लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों की अपेक्षा पहले और दूसरे डोज में हिमाचल पहले नंबर पर रहा है। फिलहाल हिमाचल में कोरोना वैक्सीन की कमी नहीं है। उत्तराखंड सरकार को भी हिमाचल से वैक्सीन भेजी गई है। उधर प्रदेश सरकार ने मेकशिफ्ट अस्पतालों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों को मेकशिफ्ट अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। इन अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां आदि तैयारियां रखने को कहा गया है। हिमाचल के स्वास्थ्य संस्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य हो सकता है। प्रदेश सरकार का मानना है कि अस्पतालों में लोगों की भीड़ उमड़ी रहती है। ऐसे में उचित दूरी के साथ साथ कोरोना से बचाव के नियमों को लागू किया जा सकता है। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय प्रदेश के सैकड़ों पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा। 5 जनवरी से 23 फरवरी तक साक्षात्कार होंगे। ये पद श्रेणी 3 और 4 के भरे जाएंगे। पूर्व सैनिक कल्याण निदेशालय हमीरपुर ने 1520 पद भरने के लिए पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में साक्षात्कार रखे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य विभाग सहित कुल 68 विभागों में विभिन्न पद पर भरे जाएंगे। साक्षात्कार में प्रदेश भर के पूर्व सैनिक भाग लेंगे। अकाउंटेंट के 2, अकाउंटेंट क्लर्क के 2, जीओए अकाउंट के 38, एनएम का 1, स्टाफ नर्स के 46, ऑडियोमेट्रिशियन के 2, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट का 1, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 11, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 170, कंसीलर के 7, कंसल्टेंट के 2, डेंटल हाइजीनिस्ट का 1, डेंटल मैकेनिक का 1, डिस्पेंसर के 2, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 11, जिला एडमिनिस्ट्रेटिव का कम प्रोग्राम असिस्टेंट का 1, जूनियर टेक्नीशियन का 1 और लैब असिस्टेंट के 10 पद भरे जाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम 350 नई डीजल बसें खरीदेगा। इसके अलावा HRTC के बेड़े में नई 11 वोल्वो बसें भी जुड़ेंगी। शिमला और धर्मशाला के लिए कुल 35 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद होगी। परिवहन निगम के बेड़े में करीब 1000 बसें शून्य बुक वैल्यू की है। इन्हें निगम प्रबंधन चरणबद्ध बदलने की कवायद में जुट गया है। इसके अलावा धर्मशाला के लिए 15 और शिमला के 20 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीद रहा है। वर्तमान में शिमला और धर्मशाला में पहले इलेक्ट्रिक बसों की सेवाएं ली जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि नई सरकार कांग्रेस के सत्ता पर काबिज होने के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में परिवहन और परिवहन निगम के अधिकारियों की अहम बैठक हुई थी। इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि HRTC की नई बसें और सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वर्जन में लाया जाए। परिवहन निगम के अधिकारी बताते हैं कि प्रदेश में पहले इलेक्ट्रिक बसों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाना है। प्रदेश में जरूरत के अनुसार शहरों में चार्जिंग स्टेशन तैयार करने हैं। इसके बाद बसों और सरकारी वाहनों को EV में बदला जाना है।
इस दिशा में अधिकारियों ने अध्ययन शुरू कर दिया है। HRTC के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि निगम 250 डीजल, 11 वोल्वो और 35 इलेक्ट्रिक बसें खरीद कर निगम के बेड़े में शामिल की जा रही हैं। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से 790 विभिन्न पदों पर प्रमोशन करने की अनुमति मिल गई है। अदालत ने शर्त लगाई है कि विकलांगता का लाभ देने के लिए ग्रेड 1 के 4 पद रिक्त रखे जाएं। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरते हुए बैंक विकलांग कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों की किसी अन्य से न भरे। मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने अपने पिछले आदेशों को संशोधित करते हुए आदेश पारित किया। अदालत ने 24 नवंबर को बैंक में होने जा रही सभी पदोन्नति पर रोक लगा दी थी। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि बिना अदालत की अनुमति से कोई भी प्रमोशन न की जाए। याचिकाकर्ता भारत भूषण ने आरोप लगाया कि इन पदों को भरते समय बैंक विकलांगता अधिनियम 2016 में दिए प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। दलील दी गई कि राज्य सरकार ने 6 जुलाई 2022 को जारी अधिसूचना के तहत सभी विभागों और निगमों में 4% आरक्षण विकलांग कर्मचारियों के लिए निर्धारित करने का प्रावधान रखा है। बैंक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अदालत से तथ्यों को छुपाया और प्रमोशन के माध्यम से भरे जाने वाले पदों को रोकने की कोशिश की है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ता विकलांगता अधिनियम के प्रावधानों के लाभ का हकदार नहीं है, वह पहले ही क्लास 1 की श्रेणी में आता है, जबकि राज्य सरकार की 6 जुलाई 2022 की अधिसूचना के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि विकलांगता का लाभ क्लास 1 के पद तक ही दिया जाएगा। बैंक के कर्मचारियों की श्रेणी का वर्गीकरण सहकार विभाग के पंजीयक ने किया है। इसके तहत क्लास 1 के कर्मचारी ग्रेड 2 में आते हैं। बैंक के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने इन पदों को भरने की मंजूरी दी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है। सूबे के 1.75 लाख पेंशनरों को झटका, नहीं मिलेंगे 350 करोड़ रुपए, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार को अब 1.75 लाख पेंशनरों को 350 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेचा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के निर्णय को निरस्त करते हुए निर्णय सुनाया। एकल पीठ ने 1 जनवरी 2006 से पेंशन बढ़ोतरी का लाभ देने के आदेश पारित किए थे। इससे राज्य सरकार पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया था। सरकार ने इस फैसले को अपील के माध्यम से खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी। दलील दी गई कि एकल पीठ की ओर से राज्य सरकार की 21 मई 2013 की अधिसूचना को रद्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने 21 मई 2013 को अधिसूचना जारी की थी कि 1 जनवरी 2006 से बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी 1 अप्रैल 2013 से की जाएगी। सरकार के इस निर्णय को पेंशनरों ने एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी। एकल पीठ ने अधिसूचना रद्द करते हुए निर्णय दिया था कि पेंशन की अदायगी में सरकार तिथि का निर्धारण नहीं कर सकती। वहीं सरकार की अपील पर खंडपीठ ने कहा कि वित्तीय बोझ के कारण सरकार पेंशन की अदायगी के लिए तिथि का निर्धारण कर सकती है। खंडपीठ ने शीर्ष अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए अपने निर्णय में कहा कि सरकार पर वित्तीय बोझ होने के कारण पेंशन या वेतन वृद्धि देने के लिए ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसे निर्णयों को स्वेच्छाधारी या गैर संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार की 3 अपीलों को स्वीकारते हुए पेंशनर अशोक कुमार और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। स्पीति के लोसर, सगडम और रंगरीक में भी बनेंगे आइस हॉकी रिंक। हिमाचल प्रदेश के स्पीति के युवाओं के लिए आइस हॉकी में नेशनल तक खेलने का एक सुनहरा अवसर है। इसके लिए काजा प्रशासन स्पीति के युवाओं को तराशने जा रहा है। काजा में 2 रिंग के साथ लोसर, सगनम और रंगरीक में भी आइस हॉकी रिंग तैयार की जा रही हैं। रिंग तैयार करने के लिए काजा प्रशासन को डोगरा रेजिमेंट के जवान जो आइस हॉकी में हिमाचल टीम से खेलते हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। आइस हॉकी रिंग तैयार होते ही युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 2 शारीरिक शिक्षक सेवाएं देंगे। स्पीति के आउटडोर स्टेडियम काजा में स्थानीय युवाओं के लिए जनवरी अंत में आइस हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले खेले जाएंगे। इससे पहले काजा, लोसर, सगनम और रंगरीक आइस हॉकी रिंक में खूब पसीना बहाना पड़ेगा। वहीं चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी नेशनल चैंपियनशिप तक जा सकते हैं। इन दिनों स्पीति के शेगो में डोगरा रेजिमेंट के जवान और स्थानीय युवा आइस हॉकी का अभ्यास कर रहे हैं। अतिरिक्त उपायुक्त काजा अभिषेक वर्मा ने कहा कि स्पीति में विंटर गेम्स के अपार संभावनाएं हैं। वर्मा ने बताया कि उपमंडलाधिकारी कार्यालय काजा के समीप आइस रिंक लगभग तैयार हो गया है। लोसर, सगनम और रंगरीक में जल्द आइस हॉकी रिंक तैयार हो जाएगा। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।